अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्लास में भाई वेलकम है सभी का। और इस क्लास में अपना जो टॉपिक है दैट इज स्टोइकियोमेट्री। पिछले क्लास में मोलर वॉल्यूम पढ़ा, उससे पहले एवोगैड्रोस नंबर और मोल पर 2 दिन लगाए, और उससे पहले भी जो कुछ बातें थी वो हमारी चल रही थी एटॉमिक मास पर, एटॉमिक नंबर पर, इन पर भी हम पहले बातें कर चुके हैं, ठीक है ना। तो कंबशन एनालिसिस में हमने परसेंटेज कंपोजिशन पर बहुत सारी बातें की। यानी इन शॉर्ट ये जो चैप्टर हमारा रहा मोल कंसेप्ट का चैप्टर, जिसका नाम बेसिक कंसेप्ट दे दिया है, ये जो है मैथमेटिक्स का चैप्टर है, यूं समझ लो केमिस्ट्री की मैथमेटिक्स का चैप्टर है। और इसमें जितनी सारी चीजें पढ़ी उनके साथ साथ न्यूमेरिकल भी कराए, ठीक है। आगे चलोगे तो तुम्हें देखेंगे ज्यादातर थ्योरी ही पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो काफी कम हो जाएगा, या होगा भी तो लिमिटेड हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो मैथमेटिक्स है केमिस्ट्री की, या जो कैलकुलेशंस है केमिस्ट्री में, वो इसी चैप्टर में ही है, ठीक है। और उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री जो है इसको मैथमेटिकल केमिस्ट्री भी बोलते हैं, किताब पर लिख लो, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री इज आल्सो कॉल्ड मैथमेटिकल केमिस्ट्री। ये भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, ठीक है, जिसमें केमिस्ट्री की मैथमेटिक्स को स्टडी किया जाता है। मेनली मोल कंसेप्ट के जो रिलेशनशिप्स हैं, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स वो स्टोइकियोमेट्री में ही स्टडी किए जाते हैं। अगर यूं कहा जाए कि ये एवोगैड्रोस नंबर, मोलर वॉल्यूम, कंसेप्ट ऑफ मोल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास की ही एक एप्लीकेशन है, तो ये बात गलत नहीं होगी, ठीक है। इसमें हम जितना भी कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे स्टोइकियोमेट्री में, वो एवोगैड्रोस नंबर से, मोलर वॉल्यूम से, इन सब बातों से रिलेटेड होगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमें सिर्फ उसको एक डायरेक्शन देनी है अपने कंसेप्ट को, कोई नई बातें हमें नहीं करनी। तो स्टोइकियोमेट्री जैसे मैंने बताया एक केमिस्ट्री की ब्रांच है, तो इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद कैलकुलेशन, या यूं आप बोल लो इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स with the quantitative study, with the quantitative study of reactants and products involved in a chemical equation, involved in a balanced chemical equation। एक balanced chemical equation में जो products और reactants involved हैं उनकी क्वांटिटेटिव स्टडी का नाम स्टोइकियोमेट्री है। इसको कुछ लोग स्टिशियोमेट्री भी पढ़ते हैं, ठीक है, बहरहाल मैं इसको स्टोइकियोमेट्री पढ़ता हूं। तो जैसे आपका दिल करे स्टिशियोमेट्री पढ़ना चाहो या स्टोइकियोमेट्री पढ़ना चाहो, ठीक है। बस इसके स्पेलिंग जो है वो अच्छे से जरूर याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो इसके स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेना, पढ़ो जो कुछ, उस पर जो है मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। तो स्टोइकियोमेट्री एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पर क्या मतलब है इसका? मिसाल के तौर पर आप जानते हो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है 2H2 प्लस O2 विल गिव अस 2H2। तो यहां पर देखो, अगर इसकी क्वांटिटेटिव स्टडी की जाए, वैसे देखने से तो ऐसा लग रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के पानी बना रहे हैं, इस इक्वेशन का ये मतलब है। लेकिन अगर इसकी क्वांटिटेटिवली स्टडी की जाए तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ मिलकर के 2 मोल वाटर बना रहे हैं, इसका यह मतलब है। या यूं बोल लो कि जितना ऑक्सीजन है उससे डबल वॉल्यूम में या उससे डबल मोल्स में हाइड्रोजन आपस में मिलकर के वाटर बना रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हो, क्योंकि आप जानते हो हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। यहां पर ऑक्सीजन का 1 मोल है, हाइड्रोजन के 2 मोल है, तो जितना ऑक्सीजन का वॉल्यूम होगा उससे डबल वॉल्यूम हाइड्रोजन का होगा, यानी 2 मोल होंगे तो 2 मोल होंगे तो इसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है ना, पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूं कि मोलर वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है। तो देखो इसके नंबर ऑफ मोल्स डबल है तो इसका वॉल्यूम भी डबल होगा, तो 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन के 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ मिलकर के 2 मोल वाटर बना रहे हैं। ये इसका क्वांटिटेटिव मतलब है, ठीक है। रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर के कितना प्रोडक्ट बना रहे हैं, कितने कितने रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, इस सब बातों को हम स्टडी करते हैं स्टोइकियोमेट्री में। और स्टोइकियोमेट्री में जितनी भी कैलकुलेशंस की जाती हैं वो बेस्ड होती हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन पर, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बोल दो या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोल दो। बैलेंस्ड इक्वेशन को देख करके या बैलेंस्ड रिएक्शन को देख करके आप जज करते हो कि कितना रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। इससे पहले आप 2 साल केमिस्ट्री पढ़ चुके हो तो काफी सारी इक्वेशंस आपको खुद भी आती हैं। तो जब आपको न्यूमेरिकल देगा तो हो सकता है कि इक्वेशन दे दे आपको, ये भी हो सकता है कि इक्वेशन ना दे। तो क्योंकि आप
अब थोड़े माहिर हो चुके हो इक्वेशंस बनाने में, तो खुद भी कुछ ना कुछ इक्वेशंस का आपको आइडिया रहता है। तो अगर वो स्टेटमेंट लिख भी दे तो आप उससे इक्वेशन खुद बना सकते हो, जो अभी हम बनाएंगे कुछ देर में। अच्छा, केमिकल रिएक्शंस जो हैं, केमिकल इक्वेशंस जो हैं, इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अच्छा, व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री, ये जो है बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछता है, और लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन ये भी बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि कुछ हदूद हैं कि, या कुछ आप कह लो कुछ उनकी खामियां हैं, ठीक है, केमिकल इक्वेशन की। क्या खामियां हैं? एक तो पहली खामी ये है कि ये हमें कंडीशंस ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताता, कंडीशंस ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताता, कंडीशंस ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताता। तो डोंट टेल अबाउट कंडीशंस ऑफ रिएक्शन, हमें कंडीशंस ऑफ रिएक्शन के बारे में केमिकल इक्वेशन नहीं बताती। मिसाल के तौर पर इसी इक्वेशन को ले लो, ये जो रिएक्शन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये इलेक्ट्रिक स्पार्क की प्रेजेंस में, प्लैटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। तो जनरली हम यहाँ पर प्लैटिनम लिख तो देते हैं, लेकिन जनरली यहाँ पर इलेक्ट्रिक आर्क या ऐसा कुछ नहीं लिखा रहता है, ठीक है ना। तो कंडीशंस ऑफ रिएक्शन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें नहीं देता, कंडीशंस ऑफ रिएक्शन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता इक्वेशन हमारी। और नंबर 2, ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताता, ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताता, ठीक है। नॉट टेल अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन, नॉट टेल अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताता कि रेट ऑफ रिएक्शन, अभी सिर्फ इतना जान लो, रेट ऑफ रिएक्शन का कुछ और मतलब होता है। अभी सिर्फ तुम्हारे लिए इतना है, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन, कि कितना फास्ट है रिएक्शन या कितना स्लो है। तो हमें नहीं पता कि ये रिएक्शन फास्ट है या स्लो है, ठीक है ना। तो इस बारे में भी केमिकल इक्वेशन हमारी रहनुमाई नहीं कर पाती। और तीसरी जो लिमिटेशन है इसकी कि केमिकल इक्वेशंस कैन बी रिटन फॉर दोज रिएक्शंस दैट डोंट अकर, उन रिएक्शन के लिए भी केमिकल इक्वेशन फर्जी तौर पर लिख दी जाती है जो होते ही नहीं है। मिसाल के तौर पर आप जानते हो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। जब बच्चे नए नए 10th में आते हैं आमतौर पर, तो 10th में पहली दफा देखते हैं कि ढेर सारी इक्वेशंस हैं किताब के अंदर, तो उनको भी थोड़ा सा शौक होता है कि इक्वेशंस बनाएं, ठीक है। जैसे मुझे भी अपने टाइम पर शौक था कि इक्वेशंस बनाओ खुद से। तो जनरली ऐसा होता था कि कोई गलत मलत इक्वेशन जैसे लिख देता था, ठीक है। तो ऐसे ही कोशिश करता रहता था, मिसाल के तौर पर जैसे कुछ भी, जैसे ये NH3 + CO, ठीक है, इसको CONH3 लिख दिया, ऐसी इक्वेशन बना दी फर्जी। ना ये कोई कंपाउंड होता है, ना जो है अमोनिया और कार्बन मोनोऑक्साइड का ऐसा कोई रिएक्शन होता है। तो इस तरीके से ऐसे फर्जी इक्वेशन उठा करके लिख दी, ठीक है, एक ऐसे प्रोसेस के लिए जो खुद होता ही नहीं है सिरे से। तो ऐसे जो है ऐसे भी पंगे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशन है। हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है कि आप सही लिखो या गलत लिखो, ना ही जो है ये केमिकल इक्वेशन रोक सकती है या चीख चिल्ला सकती है कि भाई मुझे गलत लिखा जा रहा है, ऐसे न लिखो। तो ये लिखने वाले की मर्जी पर होता है, लिखने वाला चाहे तो गलत लिख दे। तो ये भी उसकी एक लिमिटेशन है, एक खामी है कि गलत इक्वेशन भी लिख दी जाती है कभी कभार। तो खैर, ये तो बस वक्त की बातें हैं, गोल्डन पीरियड था हमारा, गुजर गया अब। अच्छा, तो केमिकल इक्वेशंस कुछ ऐसे रिएक्शंस के लिए भी लिख दी जाती हैं जो होते ही नहीं है सिरे से। तो ये लिमिटेशंस है केमिकल रिएक्शन की, ठीक है, केमिकल इक्वेशन की। तो बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, राइट डाउन या लिस्ट डाउन द लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो आप बताओगे कि कंडीशंस ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताता, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, और ऐसी इक्वेशंस भी लिख दी जाती हैं जिनके रिएक्शन खुद होते ही नहीं है सिरे से। समझ गए? मिसाल के तौर पर कोई अब बंदा कहे कि ये इक्वेशन है, मैं इसे यूं लिख दूं, CO2 विल गिव अस C + O2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है जितनी हवा में, उसको तोड़ करके मैं कोयला बना लूंगा और ऑक्सीजन, फ्री में ऑक्सीजन बनाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन तो खुद होता ही नहीं है सिरे से, ठीक है, ये रिएक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, ये रिएक्शन पॉसिबल है। समझ रहे हो ना बात को? तो ऐसी इक्वेशंस भी लिख दी जाती हैं जो खुद सिरे से होती ही नहीं है। तो ये खामी है केमिकल इक्वेशन की। अच्छा, इसके अलावा जो है केमिकल रिएक्शन में ना स्टोइकियोमेट्री को स्टडी करने के लिए कुछ अजम्पशंस हैं, ठीक है, जहां पर इनकी कुछ लिमिटेशंस है, तो उन लिमिटेशन को कवर करने के लिए कुछ अजम्पशंस भी हैं। मिसाल के तौर पर आप देखते हो कि जनरली किसी केमिकल रिएक्शन में या तो हीट इवॉल्व होती है या हीट एब्जॉर्ब होती है। मैट्रिक में प्रैक्टिकल भी था कि इस तरह से आता था कि डिमॉन्स्ट्रेट दैट, ये स्टेटमेंट आती थी प्रैक्टिकल की कि डिमॉन्स्ट्रेट दैट इन सम केमिकल रिएक्शंस हीट इज इवॉल्व्ड एंड इन सम केमिकल रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब्ड।
तो वो पॉइंट्स रट रखे होते थे, रिजल्ट रट रखा होता था, 2-4 इक्वेशन रट रखी होती थी, वो लिख देते थे, ठीक है ना। तो खैर प्रैक्टिकल में तो बूटियां भी मिल जाती हैं। तो खैर हमारे स्कूल वाले बस जरा वखरे टाइप के थे, हमें याद करवाए गए थे सारे प्रैक्टिकल। खैर अच्छी बात थी, कुछ ना कुछ हमें परफॉर्म भी करवाए गए थे बाकायदा। तो एजम्पशंस, स्टोइकियोमेट्री के कुछ एजम्पशंस है। जैसे मैंने बताया कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें हीट इवॉल्व होती है या हीट एब्जॉर्ब होती है। मिसाल के तौर पर आप कोयले को जलाते हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ हीट भी इवॉल्व होती है, ठीक है, हीट भी मिलती है जिससे आपका खाना पकता है। कोयला जला करके खाना ही पकाते हैं ना, और क्या करते हैं, हम खाने के लिए ही तो जिंदा है, ऐसे ना। तो ये जो हीट है, सवाल ये है कि हीट आती किधर से है, हीट आती किधर से है। तो अगर आप जो है कार्बन को जलाते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो जो बची हुई राख है उसका मैस जो है वो बहुत कम होता है, ठीक है। आप कहो कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड बन करके उड़ गई, आप उस कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर भी कर लो ना, और उस राख का मैस भी ले लो, उन दोनों को आपस में मिला भी लो, फिर भी कम ही निकलता है, प्रैक्टिकली कम ही निकलता है। ऐसा इसलिए होता है कि थोड़ा सा मैस जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है वो मैस के डिस्ट्रॉय होने से आ रही होती है। जैसे आप जानते हो E = mc², मैस डिस्ट्रॉय होता है कुछ ना कुछ, तो फिर एनर्जी बनती है। आइंस्टाइन की मैस एनर्जी इक्वेशन जो 1907 में दी गई थी, ये वही है, E = mc², जानते होगे इसके बारे में। तो कुछ ना कुछ मैस डिस्ट्रॉय होता है, थोड़ा सा, बहुत मामूली सा, ना होने के बराबर, ठीक है, बहुत थोड़ा सा मैस डिस्ट्रॉय होता है, और उससे भी अच्छी खासी एनर्जी जो है निकल करके आ जाती है। तो हम ये मान करके चलते हैं, ठीक है, होता तो बेसिकली ऐसे ही है कि जो है मैस कंजर्व नहीं रहता, कुछ ना कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, या जिन रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो जो है कुछ ना कुछ मैस कहीं ना कहीं जाकर के बढ़ा ही देती है, ठीक है, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, ठीक है, बढ़ ही जाता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस ये ओबे नहीं होते, असल में ओबे नहीं होते। लेकिन हम ये मान करके चलते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस ओबे होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं यहां पर 4 ग्राम हाइड्रोजन मैंने ली है और यहां पर 32 ग्राम जो है मैंने ऑक्सीजन ली है, तो ये दोनों आपस में मिलकर 36 ग्राम वाटर बनाएंगे ही बनाएंगे। लेकिन असल में कभी ऐसा नहीं होता। वाटर जो बनता है वो अमूमन जो है 35.5 ग्राम बन जाएगा, ठीक है, 35.9 ग्राम बन जाएगा, ज्यादा एफिशिएंट रिएक्शन होगा। तो जनरली जो है पूरा प्रोडक्ट जो पूरा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि कुछ ना कुछ जो है एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है, ठीक है, इधर उधर निकल जाती है। तो ठीक है, बात समझ आई ना तुम्हें कि ऐसा नहीं होता कि एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस ये जो है ओबे होते रहे हमेशा, ठीक है। तो ये ओबे नहीं होते हमेशा, ठीक है, ये बहुत जो है लिमिटेड टाइम्स में ओबे होते हैं। लेकिन हम ये फिर भी मान करके चलते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन ये जो है ये ओबे होंगे। यानी यहां पर जो है, यहां पर देखो डेफिनाइट प्रोपोर्शन का लॉ आप समझते हो कि एलिमेंट्स कंबाइन इन अ डेफिनाइट रेशियो या फिक्स्ड रेशियो बाय मास टू फॉर्म कंपाउंड। तो 4 और 32 की रेशियो लो अगर, तो इसकी रेशियो आएगी 2 4 32 है ना, तो इसकी आएगी 1:8, ठीक है। 32 को 4 से डिवाइड करो ना, 8 आता है। तो 1:8 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बना रहे हैं, 36 ग्राम वाटर। तो हम ये मान करके चलते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन ओबे हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम ये मान करके चलते हैं कि जितना रिएक्टेंट हमने लिया है वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल नहीं है, रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है। मिसाल के तौर पे ये रिएक्शन है CaCO3, ठीक है, ये डिकम्पोज होकर CO2 प्लस CaO कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है। आप जानते हो ये रिएक्शन अगर क्लोज वेसल में किया जाए तो रिवर्सिबल होता है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलकर ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाते रहते हैं। लेकिन जब भी हम इसकी स्टोइकियोमेट्री को स्टडी करेंगे तो हम फर्ज कर लेंगे कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है। यहां से बनने वाली सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई है, ठीक है, उसका मैस भी हमने ले लिया है और कैल्शियम ऑक्साइड बना है साथ, ठीक है। तो ये रिएक्शन बिल्कुल रिवर्सिबल नहीं है, हम ये अज्यूम करके चलते हैं। अगर ऐसा ना माने तो फिर नुकसान ये होता है कि बनने वाले प्रोडक्ट की सही अमाउंट का अंदाजा हम नहीं कर सकते। तो हम ये देखते रहें कि भाई अच्छा इतना ये टूटा है, फिर इतना प्रोडक्ट बना है, फिर उस प्रोडक्ट में से कुछ ना कुछ जो है वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया है, फिर उसमें सरखा पाते रहें कि भाई कितना कन्वर्ट हुआ है और कैसे कन्वर्ट हो गया है, फिर ये सारे मसले मसाइल चलते रहते हैं। तो हम सीधा सीधा जान छुड़ाते हैं और कहते हैं कि सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, ये अजम्पशन है। तो एक अजम्पशन क्या है कि ऑल रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ये पहली अजम्पशन। अच्छा, दूसरी अजम्पशन ये है कि कोई साइड रिएक्शन ना हो। मिसाल के तौर पर
जब आप कार्बन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में बंद करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। और आप ये भी जानते हो, और ऑक्सीजन कम रहे तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनना स्टार्ट हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम ये मान करके चलते हैं कि कार्बन को जब जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनेगी, ठीक है। ऑल दो लिटिल अमाउंट में बन रही होती है। या जो है हम कहें, हम इस रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं कि C+O2 विल गिव अस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रिपरेशन देख रहे हैं 2 और ये 2C। तो हम सिर्फ ये मानेंगे कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रही। एट अ टाइम हम एक रिएक्शन पर फोकस करेंगे, एट अ टाइम हम एक रिएक्शन को फोकस करेंगे और ये मान करके चलेंगे कि इसका कोई साइड रिएक्शन नहीं हो रहा। ऑल्दो साइड रिएक्शन चलता रहता है कि कार्बन और ऑक्सीजन को जब बर्न करते हो तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती, चोर रास्ते से कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन रही होती है। इसी तरीके से जब कार्बन को आप लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हो तो सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनती, चोर रास्ते से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही होती है। तो हम ये जरूर मान करके चलते हैं कि कोई साइड रिएक्शन नहीं हुआ, ठीक है। जो रिएक्शन है जिस पर हमारा फोकस है सिर्फ वही रिएक्शन हो रहा है, ये हम ऐसा फर्ज करते हैं, ठीक है। अगर ऐसा फर्ज ना करें तो फिर वही चक्कर पड़ जाता है कि भाई कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना होगा, कितना रिएक्टेंट जाया हुआ, तो भाई झमेले में पड़ जाते हैं हम। तो उससे बचने के लिए हम सिर्फ ये कह देते हैं कि नो साइड रिएक्शन अकर, नो साइड रिएक्शन अकर, रिएक्शन अकर, कोई साइड रिएक्शन नहीं हो। ऑल रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट का मतलब रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो बुक में आप लिख लो पहले पॉइंट के आगे कि इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल है। तीसरा पॉइंट जो मैंने शुरू में ही समझा दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस आर ओबेड, ठीक है। ये दो लॉज ओबे होते हैं, ऑल्दो ये 100% ओबे नहीं होते, लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं कि जो है ये ओबे होते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस जो है ये एंटोनी लेवाइजर ने दिया था, और लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन जो था ये प्राउस्ट ने दिया था। ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, ठीक है, वैसे ही तुम्हें बता दिया। अच्छा, व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री भाई, ये भी पूछता है, डेफिनेशन पूछता है इसकी, इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, करना लाजमी। assumptions ऑफ स्टोइकियोमेट्री, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। बुक में ना 2 पॉइंट्स बने हुए हैं, तीसरा पॉइंट वो उसने लाइन की सूरत में लिखा होगा, तो उसे भी हाईलाइट कर लेना, उसे तीसरा पॉइंट बना लेना, ठीक है। 2 पॉइंट लिखोगे ना फिर 1.5 नंबर मिलेगा, आधा नंबर कट जाएगा। हाँ, फिर बाद में ना कहना कि 2 पॉइंट किताब में लिखे थे, हम तो 2 पॉइंट लिखा है तो 2 नंबर ही ना मिले हमें, तो तीसरा पॉइंट भी लिखना है याद से, सही है ना। हाँ, तो अब देखो स्टोइकियोमेट्री की मदद से अगर मिसाल के तौर पर यही इक्वेशन हमें दे दी जाए और कोई मुझे कहे कि इस इक्वेशन को देख करके बताओ अगर मैं आपको 2 ग्राम हाइड्रोजन दूं तो उससे कितना पानी बनेगा, 2 ग्राम हाइड्रोजन दूं तो उससे कितना पानी बनेगा, तो आप उसे बता सकते हो कि अगर 4 ग्राम से 36 ग्राम पानी बन रहा था तो आप आधा दे रहे हो, 2 ग्राम दे रहे हो, तो फिर 18 ग्राम पानी बनेगा। तो इसी का नाम स्टोइकियोमेट्री है और कुछ भी नहीं है। तो आप उसे, कोई अगर आपको कहे कि 2 ग्राम हाइड्रोजन से कितना पानी बनेगा, तो आप इस इक्वेशन को देखोगे, अच्छा 4 ग्राम से कितना बन रहा था, 36 ग्राम, तो आधी हाइड्रोजन दे रहा है, तो इसका मतलब पानी भी आधा बनेगा, तो यानी 2 ग्राम से 18 ग्राम पानी बनेगा। इसी तरीके से कोई आपको कहे कि 4 मोल हाइड्रोजन है, चलो हाइड्रोजन छोड़ो, अभी ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। कोई कहे कि 2 मोल ऑक्सीजन है तो उससे कितना पानी बनेगा, आप देखोगे अच्छा यहां पर 1 मोल है ना, 1 मोल से 2 मोल पानी बन रहा है, तो यानी 1 मोल ऑक्सीजन से 2 मोल पानी, यानी 36 ग्राम पानी बन रहा है। तो 2 मोल अगर ऑक्सीजन हो तो इसका डबल यानी 4 मोल पानी बनेगा, यानी 72 ग्राम पानी बनेगा। इसी तरीके से कोई कहे कि 4 मोल हाइड्रोजन है, तो आप देखोगे 2 मोल हाइड्रोजन से कितना पानी बन रहा है, 36 ग्राम यानी 2 मोल, तो 4 मोल हाइड्रोजन से कितना बनेगा, 4 मोल पानी यानी 72 ग्राम पानी बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप उसे जवाब दे सकते हो, यही स्टोइकियोमेट्री का हुस्न है, और ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप इन चीजों को एज्यूम करके चलोगे, ठीक है, वरना आप ऐसे जवाब फटाफट नहीं दे पाओगे। अच्छा जी, तो स्टोइकियोमेट्री से रिलेशंस निकल करके आते हैं। अगर हमें एक चीज का मैस दे दिया जाए, मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन का मैस दिया, तो मैंने बनने वाले वाटर का मैस बता दिया, ठीक है। इसके हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स दिए, तो जो है मैंने वाटर के बनने वाले नंबर ऑफ मोल्स बता दिए। इसी तरीके से कोई मुझे हाइड्रोजन का वॉल्यूम दे, कहे 22.414 लीटर हाइड्रोजन को रिएक्ट कराया गया ऑक्सीजन के साथ, बताओ कितना पानी बनेगा। तो मैं जानता हूं 22.414 लीटर हाइड्रोजन कितने के बराबर होती है, 1 मोल हाइड्रोजन के बराबर होती है, एसटीपी पर 1 मोल हाइड्रोजन के बराबर होती है। तो इसका मतलब वो मुझे 1 मोल हाइड्रोजन दे रहा है और मुझसे पूछ रहा है कि 1 मोल हाइड्रोजन से कितना पानी बनेगा। यहां पर 2 मोल से कितना बन रहा था, 2 मोल, तो 1 मोल हाइड्रोजन से 1 मोल पानी बनेगा, 1 मोल का मतलब 18 ग्राम पानी बनेगा। तो इस तरीके से रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं।
तो आओ इन रिलेशनशिप्स के नाम लिख दिए जाए कि कौन कौन से रिलेशनशिप्स जो हैं ये स्टाइक्योमेट्री की मदद से इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। कुल टोटल 6 से 7 हैं, तो देख लेते हैं टोटल कितनी तादाद है। जहां तक मुझे याद पड़ता है 6 हैं। ठीक है, अभी लिखेंगे ना तो सारे फिर क्लियर हो जाएंगे कि कैसे कैसे बनते हैं। आओ जी, ये स्टाइक्योमेट्री ना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आएगा तो हेडिंग्स देनी है। सबसे पहले डेफिनेशन की, फिर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देनी है कि जैसे बुक में पहला पैराग्राफ लिखा हुआ है कि मोलर वॉल्यूम की कंसेप्ट, एवोगाड्रोस नंबर की कंसेप्ट, मोलर मैस के कंसेप्ट की मदद से हम जो है रिएक्टेंट्स का अगर मैस या कुछ ऐसा दे दिया जाए तो हम उससे प्रोडक्ट की अमाउंट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देना। फिर लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, फिर assumptions ऑफ केमिकल इक्वेशन, फिर स्टाइक्योमेट्रिक रिलेशनशिप्स जो अभी हम बताने लगे हैं। सबसे पहला जो स्टाइक्योमेट्रिक रिलेशन है दैट इज मैस मैस रिलेशनशिप। मैस मैस रिलेशनशिप, ठीक है। तो अगर हमें कोई रिएक्टेंट में से एक का मैस दे दे तो हम बता सकते हैं कि दूसरे का मैस कितना लगेगा और कितना प्रोडक्ट बनेगा। मिसाल के तौर पर अगर मुझे कोई कहे कि 4 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, तो मैं कह दूंगा 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि 2 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, तो मैं देखूंगा अच्छा 4 ग्राम 32 से रिएक्ट कर रही है तो 2 ग्राम किससे कितने से करेगी, 16 ग्राम से करेगी। ठीक है ना, तो और 2 ग्राम हाइड्रोजन से कितना पानी बनेगा, 4 ग्राम से 36 बन रहा है ना, 2 ग्राम से कितना बनेगा, 18 ग्राम बनेगा। तो इस तरीके से हम जो है मैस मैस रिलेशनशिप बना सकते हैं। आप लाइन लिखोगे कि इफ वी आर गिवन द मैस विद द मैस ऑफ वन रिएक्टेंट वी कैन फाइंड आउट द मैस ऑफ द अदर रिएक्टेंट एंड द मैस ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा, इसी तरीके से और रिलेशन भी बना सकते हैं, मैस मोल रिलेशनशिप, मैस मोल रिलेशनशिप। ठीक है, अगर मुझे कोई कहे कि मानो 8 ग्राम जो है हाइड्रोजन है, तो बताओ ये कितने मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी। मैं कहूंगा अच्छा कह रहा है 8 ग्राम, तो 4 ग्राम जो है 4 ग्राम 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है, तो 8 ग्राम जाहिर सी बात है 2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, है ना। तो इसी तरीके से मैं बता सकता हूं कि 4 ग्राम जो है 36 ग्राम पानी बना रही है, 8 ग्राम जो है वो 72 ग्राम पानी बनाएगी। ठीक है, 4 ग्राम से कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं, तो 8 ग्राम से कितने मोल बनेंगे, इसका डबल बनेंगे, 4 मोल पानी बनेगा। तो इस तरीके से रिलेशनशिप बता सकता हूं। If we are given with the mass of one substance, we can find out the mass of the product or the other reactant from the balanced chemical equation. ये लाइन आप लिख दोगे। इसी तरीके से आप जो है mass volume relationship बता सकते हो, mass volume relationship, या इसी को उल्टा कर दो तो volume mass relationship भी बन सकता है। ठीक है, यानी एक का अगर मोल दे दिया जाए तो दूसरे का mass बता सकते हो, एक का वॉल्यूम दे दिया जाए तो दूसरे का mass बता सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर कोई मुझे कहे कि जी 22.414 लीटर ऑक्सीजन है, बताओ वो जो है कितने हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी, तो मैं कहूंगा अच्छा 22.414 लीटर ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब 1 मोल ऑक्सीजन है। 1 मोल ऑक्सीजन कितने से रिएक्ट करती है, 4 ग्राम हाइड्रोजन से। तो इक्वेशन को देख करके मैं बता दूंगा। तो इस तरीके से मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप, इसी तरीके से मेरा बन जाएगा वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। बुक में 3 रिलेशनशिप लिख रखे हैं, आपने सारे लिखने हैं। ठीक है, और सबकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है। इफ वी आर गिवन विद द वॉल्यूम ऑफ वन सब्सटेंस वी कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ अदर एंड द प्रोडक्ट फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन। सबके नीचे ये लाइन लिखनी है, हेडिंग को देख करके लाइन लिखनी है। अच्छा, इसी तरीके से और बन सकता है मोल मोल रिलेशनशिप बन सकता है, मोल मोल रिलेशनशिप, मोल मोल रिलेशनशिप। इफ वी आर गिवन विद द mole of one substance we can find out the mole of other and vice versa and the amount of the product from the balanced chemical equation। ये बात कर सकते हो। इसी तरीके से छठी हेडिंग जो आपकी बनेगी वॉल्यूम मोल रिलेशनशिप, वॉल्यूम मोल रिलेशनशिप। अगर एक का वॉल्यूम दे दिया जाए तो प्रोडक्ट्स का मोल या जो है दूसरे के मोल्स आप निकाल सकते हो एंड वाइस वर्सा, उलट भी चल सकते हो। तो ये 6 स्टाइक्योमेट्रिक रिलेशनशिप्स जो हैं ये बन चुके हैं आपके सामने, देख लिए हैं 6 स्टाइक्योमेट्रिक रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो सबके नीचे एक एक लाइन लाजमी लिखनी है आपने। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन छोटा सा है, इनके नीचे लाइनें लिखोगे तब फिर एक्सपैंड करके थोड़ा बड़ा हो जाएगा। लॉन्ग मैंने बताया 3 सफ़ों से कम का नहीं होना चाहिए, बढ़ा चढ़ा कर लिखोगे, खुला खुला करके अच्छे से करके लिखोगे। ठीक है ना, तो assumptions, लिमिटेशन, डेफिनेशन ये शॉर्ट में भी पूछता है और ये पूरा लॉन्ग में भी आता होता है। आओ दो न्यूमेरिकल करवाता हूं, थोड़ा सा कंसेप्ट बनेगा। स्टाइक्योमेट्री पर 2 एक न्यूमेरिकल करने लगे हैं। ये आपकी अगर किताब है आपके पास तो किताब की मिसाल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 है। ठीक है, नहीं है तो वो एग्जाम्पल मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, उसको आपने सबसे पहले खुद सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो फिर देखना कि मैं सॉल्व करवा दूंगा आपको। आओ
इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। स्टाइकियोमेट्रिक न्यूमेरिकल्स बहुत मजे के होते हैं, ठीक है, बड़ा मजा आता है करने में। एक्सरसाइज वाले जो है वो आप खुद करना या मैं कभी करवाऊंगा। अभी सिर्फ 2 एग्जांपल्स करवा रहा हूं आपको, एग्जांपल नंबर 11 और 12, और ये बोर्ड के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। यहां से अक्सर न्यूमेरिकल सेट होता है चैप्टर 1 से, और ये न्यूमेरिकल्स अक्सर आते हैं। अच्छा, पहली जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 11, इसमें बताया गया है कि 14 ग्राम ऑफ KOH reacts with excess of H2SO4 to form K2SO4. Find out the amount of K2SO4 and the mass and number of molecules of H2O produced. उसने कहा है कि 14 ग्राम KOH एक्सेस ऑफ H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, यानी जितना मर्जी H2SO4 आप ले लो, आप ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। टू फॉर्म K2SO4 बनाता है, ये बेस है, वो एसिड है, एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। उसने कहा है कि अमाउंट ऑफ K2SO4 फाइंड आउट करो, कितना बनेगा K2SO4, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस, ये बताओ ये कितना बनेगा। सॉल्व कर लो एक दफा, नहीं होता तो मैं करवाता हूं। चलो मान करके चलते हैं कि तुमने एक दफा खुद सॉल्व करने की कोशिश की होगी, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना, ज्यादा लफड़े में नहीं पड़ते। तो देखो KOH प्लस H2SO4, सबसे पहले आपने इक्वेशन लिखनी है। स्टाइकियोमेट्रिक जब भी न्यूमेरिकल करो सबसे पहले इक्वेशन लिखो, KOH प्लस H2SO4 K2SO4 प्लस वाटर बनेगा। इक्वेशन को बैलेंस करो, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। यहां पर 2 पोटेशियम है, 2 पोटेशियम। अब देखो इक्वेशन बैलेंस होती है, तो इक्वेशन जो है ये जनाबे वाला बैलेंस नहीं हो रही, ये अब बैलेंस हो गई। अब देखो अब बैलेंस हो गई है ना, हो गई है ना, देख लो। KOH H2O 2 पोटेशियम हाइड्रोजन, ये सल्फेट इधर चला गया, इसके 2 हाइड्रोजन 2 OH यहां से निकल के 2 पाए, ठीक है, बन गया, इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब देखो जी, सबसे पहले जो है हमें क्या निकालना है, ये देखना है कि यहां पर कितना KOH है। देखो 2 मोल KOH 1 मोल H2SO4 से रिएक्ट करके 1 मोल K2SO4 और 2 मोल जो है वाटर बना रहा है। तो अब देखना है कि ये जो है ये कितने मोल्स हमको दे रखे हैं, यहां पर ये कितने मोल्स दे रखे हैं, तो हम फिर उसी हिसाब से चलें। तो सबसे पहले मोल्स फाइंड आउट करने के लिए मोलर मास चाहिए KOH का। मोलर मास ऑफ KOH कितना आएगा, पोटेशियम का मास 39, ऑक्सीजन का 16 जमा हाइड्रोजन का ये आएगा 56 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब मोल्स निकाल लो KOH की, मोल्स ऑफ KOH, मास ओवर मोलर मास होता है, मास कितना है KOH का 14, मोलर मास 56, इसे सॉल्व करोगे आएगा लगभग 0.25 मोल्स, ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो देखो एक रेशियो डेवलप करो KOH और K2SO4 के बीच में। तो देखो इक्वेशन क्या कहती है, अगर KOH की कितने मोल्स हों, 2 मोल्स हों, तो K2SO4 कितना बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। KOH के अगर 2 मोल्स हों तो K2SO4 कितना बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। अच्छा, अगर दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं 1/2, क्योंकि यहां पर 1 आ जाएगा, 1 को 0.25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पता लग जाएगा 0.25 मोल KOH से कितना K2SO4 बन रहा है। तो देखो 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, 1 मोल से आधा मोल बन रहा है, 1 मोल से आधा मोल K2SO4 बन रहा है। तो यहां पर 1 को 0.25 से मल्टीप्लाई करूं, इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए वहां भी 0.25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.25 से। तो 0.25 मोल KOH से इसको सॉल्व करोगे 0.125 आएगा मोल्स। तो 0.25 मोल्स KOH से 0.125 मोल्स बन रहे हैं। इस रेशियो वाले मेथड को बोलते हैं यूनिटरी मेथड, यानी इस तरफ 1 लेकर के आओ और फिर जो है मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकालो, इसे बोलते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड अच्छा मेथड है और बड़ा मजे का मेथड है, ठीक है ना। तो देखो 0.25 मोल्स KOH से 0.125 मोल K2SO4 बन रहा है, ठीक है ना, क्लियर हो गई बातें। अच्छा, तो देखो मोल्स ऑफ K2SO4 हमने निकाले हैं, हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ K2SO4 यानी मास निकालना है। तो सबसे पहले मास निकालने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, K2SO4 का मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ K2SO4 कैसे निकालेंगे, 2 दफा पोटेशियम है तो 2 × 39, सल्फर का 32, 4 दफा ऑक्सीजन है तो 4 × 16, ये निकल कर आएगा 174 ग्राम पर मोल। आप जानते हो कि मोल्स बराबर होता है मास बटे मोलर मास के,
मोलर मास। तो मोलर मास उधर ले जो मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, क्या निकल करके आ जाएगा, मैस आ जाएगा। तो मैस इसका आ जाएगा, मोल्स कितने प्रोड्यूस हुए हैं K2SO4 के 0.125, इसे मल्टीप्लाई करो 174 से, कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आंसर लगभग आएगा 21.75 ग्राम्स। ठीक है ना, तो ये आंसर आएगा। तो देखो इतना जो है K2SO4 प्रोड्यूस हो रहा है। इस तरीके से हमने स्टोइकियोमेट्री की हेल्प से निकाल लिया। अच्छा, अब साथ क्या देखना है कि अमाउंट mass of water and number of molecules of water, ये भी फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए भी यूनिटरी मेथड लगाया जाए KOH और H2O के बीच में। ठीक है, तो यहाँ इक्वेशन से देखो 2 मोल KOH से कितना पानी प्रोड्यूस हो रहा है, 2 मोल। 2 मोल से कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 2 मोल। 1 मोल से कितना होगा, 1 मोल। और KOH के मोल्स गिवन कितने हैं, 0.25। कितने निकल कर आए हैं, 0.25। तो 0.25 मोल से वाटर कितना प्रोड्यूस होगा, 0.25 मोल। तो मोल्स ऑफ वाटर ये निकल करके आ गए। मैस ऑफ वाटर निकालना है तो मैस का फार्मूला क्या है, अभी निकाला है, मैस इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं, 0.25। मोलर मैस वाटर का कितना होता है, 18। इसको सॉल्व करोगे 0.25 होता है 1/4। तो ये आएगा लगभग आएगा 4.5 ग्राम्स, 4.50 ग्राम्स। इतना वाटर प्रोड्यूस हुआ है। साथ हमें क्या कहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड आउट करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड करते हैं, molecules is equal to number of moles multiplied by Avogadro's number। number of moles वाटर के कितने हैं, 0.25 multiplied by Avogadro's number 6.02 क्रॉस 10 पावर 23। तो ये आ जाएगा 1.50 क्रॉस 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये देखो इतने मॉलिक्यूल वाटर के प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, कर लिया था तो अच्छी बात है, नहीं हुआ था तो छाप लो, रोक करके छाप लो, मैं मिटाने लगा हूं। ओके जी, ये मान लेते हैं कि तुमने या तो खुद कर लिया होगा या अगर नहीं कर पाए तो छाप लिया होगा। आ जाओ जी, इससे अगली एग्जाम्पल नंबर 12। किताब है तो एक दफा खुद करने की कोशिश करो, नहीं है तो मैं लिख देता हूं, फिर खुद करने की कोशिश करना, ना हो तो फिर जो है मैं करवा दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 12। अच्छा, बुक पर ना एक लाइन लिखो, बुक पर ही एक लाइन लिखो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन टेल्स अस अबाउट मोल मोल रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि 2H2 plus O2 will give us 2H2O। तो इसका मतलब था कि 2 मोल वाटर 1 मोल ऑक्सीजन आपस में मिलकर के 2 मोल वाटर बना रहे हैं। 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन आपस में मिलकर के 2 मोल वाटर बना रहे हैं। बुक पर ये लाइन लिख लेना कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन टेल्स अस अबाउट मोल मोल रिलेशनशिप। इक्वेशन को देख करके साफ साफ जो सबसे पहले हमें पता लगता है, इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, वो मोल मोल रिलेशनशिप की होती है। ठीक है ना। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 12 ये करवाता हूं। इस एग्जाम्पल में कहा गया है कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ HCl solution that is 27% by weight is required to produce 12.1 grams of hydrogen when HCl reacts with magnesium metal। ठीक है, तो बताओ कि 27% बाय वेट HCl सोल्यूशन दे दिया गया है, तो बताओ कि कितना वॉल्यूम HCl सोल्यूशन का चाहिए 12.1 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये बात जो है ये आपको बतानी है। तो सुनो, ये कैसे सॉल्व होगा, आओ देखते हैं। सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी जाएगी, Mg प्लस HCl विल गिव अस MgCl2 प्लस हाइड्रोजन निकलेगा। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2 लगा दो। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन से देखो हाइड्रोजन कितना दे रखा है, 12.1 ग्राम। तो सबसे पहले हाइड्रोजन के मोल्स निकाल लो। मोल्स कैसे निकालते हैं, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस कितना है हाइड्रोजन का, 12.1 ग्राम। मोलर मैस कितना होता है H2 का, 2.016। इसे सॉल्व करोगे 6 मोल्स आंसर आ जाएगा, 6 मोल आंसर आ जाएगा। तो यहां से जो है यूनिटरी मेथड लगाओ, HCl रेशियो H2O। अगर 2 मोल H2 हाइड्रोजन बन रही है ना, तो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन,
2 मोल HCl से 1 मोल हाइड्रोजन बन रही है। तो 6 मोल हाइड्रोजन से कितनी बनेगी, यहां भी 6 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा। 6 मोल अगर हाइड्रोजन होगी, इसको प्रोड्यूस करने के लिए 12 मोल HCl चाहिए, 12 मोल HCl चाहिए। 1 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए 2 मोल HCl चाहिए, 6 मोल प्रोड्यूस करने के लिए 12 मोल HCl चाहिए। अब 12 मोल HCl का मैस ले लो। मैस कैसे निकालते हैं, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो मैस ऑफ HCl निकालने के लिए 12 मल्टीप्लाई मोलर मैस ऑफ HCl 36.5 होता है। इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो जो है मैस ऑफ HCl आ जाएगा, ये लगभग आएगा 36 को 36.5 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रुको, 36.5 मल्टीप्लाई बाय 12, जवाब आएगा 438। तो यहां पर 438 ग्राम HCl हमें रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, 438 ग्राम HCl सिर्फ HCl, अगर HCl प्योर फॉर्म में अकेला होगा, HCl सोल्यूशन नहीं। कितना HCl सोल्यूशन रिक्वायर्ड होगा वो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, वो इस सोल्यूशन में से देखेंगे। अच्छा, 27% बाय वेट HCl सोल्यूशन का क्या मतलब है, ये तुम 9th क्लास में पढ़ाए हो, नहीं पढ़ा है तो बताता हूं, सुनो। 27% बाय वेट HCl सोल्यूशन का ये मतलब है कि 27 ग्राम HCl, सुनो, 27 ग्राम HCl 100 ग्राम सोल्यूशन में मौजूद है। यानी अगर आप 100 ग्राम सोल्यूशन लेते हो, 100 ग्राम सोल्यूशन लेते हो HCl का, तो उसमें 27 ग्राम HCl डिसॉल्व आपको मिलेगा, बाकी जो 63 ग्राम होगा वो पानी होगा। ठीक है, समझ आई है, क्लियर है। तो अच्छा, साथ जो है ना न्यूमेरिकल में जो डाटा दे रखा है ना, वहां डेंसिटी भी दे रखी है इसकी HCl की, वो है 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 27% HCl की जो डेंसिटी दे रखी है वो 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी डाटा में दे रखी है बुक में। अच्छा, 27% HCl का समझ आया, मतलब इसका मतलब कि 27 ग्राम HCl, 27 ग्राम HCl जो है 100 ग्राम सोल्यूशन में डिसॉल्व है, यानी 27 ग्राम HCl के साथ 63 ग्राम पानी मौजूद है। क्लियर। अच्छा, तो ये देखो, यही हम बात लिखते हैं कि 27 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन, कितने में मौजूद होगा, 100 ग्राम सोल्यूशन में, 100 ग्राम सोल्यूशन में। अच्छा, इस 27 को इधर से 27 डिवाइड करो, उधर से भी 27 से डिवाइड करो, ताकि पता लग जाए कि 1 ग्राम HCl कितने सोल्यूशन में मौजूद होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 100 डिवाइडेड बाय 27 ग्राम सोल्यूशन। ठीक है, HCl हमें रिक्वायर्ड कितना था, 438 ग्राम होना चाहिए HCl। तो हम देखेंगे कि 438 ग्राम HCl कितने सोल्यूशन में मौजूद है। HCl इज प्रेजेंट इन कितने में मौजूद होगा, 100 बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 438 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो देखो मैस ऑफ सोल्यूशन निकल आया कि 438 ग्राम HCl कितने मैस ऑफ सोल्यूशन में मौजूद होगा। तो मैस ऑफ सोल्यूशन निकल करके आएगा 1622.2 ग्राम, इतना सोल्यूशन जो है रिक्वायर्ड होगा। तो अब आप जानते हो कि डेंसिटी जो है, डेंसिटी वो बराबर है मैस ओवर वॉल्यूम के। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम को उठा करके उधर ले जाओ, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर के मल्टीप्लाई, ये बराबर आ जाएगा मैस के। तो हमें निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी, को उधर लेकर के आओ, डिवाइड हो जाएगी, मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो मैस ऑफ HCl सॉल्यूशन कितना है अपने पास, 1622.2 ग्राम। डेंसिटी HCl सॉल्यूशन की हमें दे रखी होगी 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसे सॉल्व करोगे 1423 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। तो इतना HCl का सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर 1423 सेंटीमीटर क्यूब 27% HCl सॉल्यूशन हो, तो वो मैग्नीशियम मेटल से रिएक्ट करके 12.1 ग्राम यानी 6 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। क्लियर। तो ये देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन मोल मोल रिलेशनशिप के बारे में बताती है। यानी 1 मोल मैग्नीशियम 2 मोल HCl से रिएक्ट करके 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड और 1 मोल हाइड्रोजन बना रहा है। तो ये लाइन बुक पर लिख लेना, एंट्रेंस एग्जाम्स में हो सकता है इसके हवाले से MCQ कोई पूछ ले। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे क्लास। इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।